हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, जो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम बात करेंगे लास्ट पे। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड फंक्शन के बारे में। डिमांड फंक्शन जो होता है एक कंप्रिहेंसिव फार्मूला है जो क्या करता है, उन फैक्टर्स को डिक्टेट करता है जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्योंकि डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट एंड इट्स डिटर्मिनेशन। डिमांड को डिटरमाइन करने लिए उस प्रोडक्ट की डिमांड और उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं, उनके बीच का क्या बनाता है, रिलेशनशिप बनाता है कौन, डिमांड फंक्शन। दैट मीन्स सिंपल वे पे देखा जाए तो डिमांड फंक्शन जो है एक फॉर्मूला है या फॉर्मुलेशन है जो कई फैक्टर्स को स्पेसिफाइड करता है जिससे डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट डिफाइन होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे, हमारे पास आपको सबको पता होना चाहिए कि डिमांड दो केस में निकल के आती है। दो केस में कैसे, सबसे पहले तो है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में आप एक को भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा एक तो इंडिविजुअल डिमांड है, सेकेंडली आता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मोर देन वन। यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, मिस्टर अगर कोई राम है, उनकी डिमांड के बारे में हम बात करेंगे तो वो क्या होगी, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात हो रही है। जब मोर देन वन पर्सन है, ज़्यादा लोग हो जाते हैं, उस केस पे डिमांड मार्केट डिमांड के बारे में बात होती है, जहाँ पर डी एक्स इक्वस टू होता है फंक्शंस एफ एक्स फंक्शंस इन टू पी एक्स कॉमा पी वाई एम कॉमा टी ए यू। ये सारे फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स क्या क्या हैं, डी एक्स इक्वस टू क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी आपने डिमांड करी है। एफ फॉर फंक्शंस, पी एक्स दैट मीन्स प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, एक्स पी वाई इक्वस टू द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी और सब्स्टिट्यूट और कंप्लीट। कोई भी अगर प्रोडक्ट मार्केट से हम लेते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट कौन से हैं, उनकी कीमत भी जो है, जैसे गुड़ की है डिमांड, शुगर और कॉफ़ी और चाय। देन उसके बाद आता है मनी इनकम, कंज्यूमर की इनकम। देन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर या प्रेफरेंस भी कह सकते हैं हम। एडवर्टीजमेंट जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्टीजमेंट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को ऊपर नीचे करने के लिए। और अननोन वेरिएबल, कई अननोन वेरिएबल भी होते हैं जो डिमांड को किसी भी प्रोडक्ट की डाउन या अप करते हैं। ये तो रहा डिमांड फंक्शन। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन इट। तो ये सबसे पहली बात है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइसेस। ये आपको याद रखना है, जो भी क्वांटिटी हम डिमांड करेंगे और उसकी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उनके बीच में इनवर्स रिलेशन। अगर बढ़ रही है प्राइस, अगर हम कहते हैं प्राइस बढ़ रही है, तो डिमांड जो होगा उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, घटेगी, डिक्रीज होगी। ये आप सीधी सी बात है, अगर ये प्लस हो रही है प्राइस, तो डिमांड जो होगी वो डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है। सेकेंडली, तो ये तो पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, हायर द प्राइस लोअर वुड बी द क्वांटिटी डिमांड। जितनी भी कीमतें आपकी प्लस होते जाएंगी या प्राइस बढ़ते जाएंगी, तो आपकी डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड जो होंगी वो लोअर होते जाएगा। ये सीधी सी बात है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट आता है आपका, देखिए प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर नेगेटिवली रिलेटेड। सीधी सी बात है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो हैं वो नेगेटिवली रिलेटेड हैं एक दूसरे के। जितना भी आपका प्राइस गिरेगा, डिमांड भी उसी हिसाब से आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। और उसी का रिवर्स ये भी है, नेगेटिवली रिलेटेड है। ठीक, देन उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम क्या बात जानना चाह रहे हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है कि दिस लॉ इज ओनली फॉर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट या स्टेटमेंट, नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। सही बात है कि भाई आपका ये लॉ जो है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ठीक, ये चार तो लॉ ऑफ डिमांड के एक हम बेसिक एजम्पशंस को मान के चल रहे हैं। आगे हम आप बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक होने वाला है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स भी इक्वली, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते रहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसीलिए रेड पेन से इसको मार्क भी कर रहा हूँ।
लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अदर थिंग्स बी इक्वल, अदर थिंग्स रेदर देन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की कीमत को छोड़ के और चीज़ें सेम रहनी चाहिए। अगर ऐसा होता है और उसकी प्राइस जो है फॉल, देखो इफ़ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट या इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और प्रोडक्ट फॉल्स, द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, और क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। सिंपल सा है कि भाई अगर आपकी कीमतें जो हैं घट जाएंगी तो क्वांटिटी जो होगी उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो व्हेन अ प्रोडक्ट प्राइस राइज, भाई आपकी प्राइस जो हो रही है ऊपर को जा रही है, प्लस हो रही है, ठीक है। ये आपकी डिमांड जो है, प्राइस जो है पी ऊपर को जा रही है, तो सीधी सी बात है डी जो है हमारी डिमांड जो है वो क्या होगी, नेगेटिवली, नेगेटिव मतलब डेट मीन्स डिक्रीज होगी। अदर थिंग्स भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर थिंग्स रेदर देन अदर एस्पेक्ट, हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को लेके बात कर रहे हैं बस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड हमेशा जो है प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी कमोडिटी के बीच का जो है इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। क्वांटिटी डिमांडेड जितनी भी होगी प्राइस के रिवर्स रहेगी, इनवर्स रहेगी, सॉरी। अब इसका आगे क्या मतलब हुआ, व्हेन प्राइस गोज डाउन, अगर प्राइस जो है, अगर कीमतें आपकी डाउन चले जाएं, पी जो है डाउन चले जाएं, अगर हम एक एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, तो आपकी डिमांड जो होगी उस केस पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक, ये बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप एक बार अच्छी तरह और मैं इसको आपको बताता हूँ। देखिए सपोज हम कहते हैं कि एक किसी प्रोडक्ट की कीमत है, हम एक पर्टिकुलरली डिफाइन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। किसी प्रोडक्ट की कीमत है हमारे पास सपोज 10 रुपीज़ है। अब वो कीमत बढ़ के जो है 10 से 12 हो जाए, 10 रुपीज़ में प्रोडक्ट जो आपका आ रहा था 15 आ रहा था, अब आपकी कीमतें अगर आपकी बढ़ जाएंगी, प्लस हो जाएगी प्राइस, तो उस केस में क्या होगा, क्वांटिटी जो है वो घट जाएंगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स ये डिमांड जो है उस प्रोडक्ट को लेके माइनस में चले जाएगी डिमांड, ठीक है। इसी का रिवर्स ले लेते हैं। रिवर्स के केस पे क्या होगा, रिवर्स के केस पे होगा, देखो आपका सपोज आपके प्रोडक्ट की कीमत 10 थी और क्वांटिटी हम मान लेते हैं 15। जैसे ही कीमतें आपकी डाउन जाएंगी, 8 होगी, उस केस में आपकी जो डिमांड होगी वो 20 तक भी पहुंच सकती है। जैसे प्राइस आपकी डाउन गई प्राइस, तो जो डिमांड है ऑफ दैट प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये तो रहा आपका इस केस पे। तो फाइनली हमने एक चीज़ इसमें समझने वाली चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आपके किसी भी प्रोडक्ट की कीमतें जो हैं अगर बढ़ती है तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट से क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी, ठीक है। और इसी का रिवर्स भी है कि अगर किसी प्रोडक्ट की कीमतें जो हैं बढ़ जाएंगी तो आपकी डिमांड डाउन होनी है, और जैसे ही प्रोडक्ट की कीमतें जो हैं डाउन होंगी उसी केस में डिमांड बढ़ जाएगी, और कीमतें बढ़ गई तो डिमांड घट जाएगी, ठीक है। दो ही चीज़ आपका लॉजिक है, मगर अदर थिंग्स भी इक्वल इक्वल रहनी चाहिए अदर केसेस में, ठीक। तो फाइनली हम जो समझ रहे हैं इस केस पे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स बीन इक्वल, सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ रही हैं, अगर किसी कीमत को या प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ रही हैं, ये थोड़ा याद रखिए आप हमेशा, प्राइस बढ़ने पर, ये देखिए मैंने आपको बता, तो आपका जो है प्राइस अगर बढ़ती है प्रोडक्ट की, उसकी डिमांड जो है नेगेटिव जाएगी, दैट मीन्स डाउन हो जाएगी।
और इसी को रिवर्स कर लेते हैं। अगर कीमतें इसी का रिवर्स कर लेते हैं, अगर प्राइस डाउन जाती हैं, दैट मीन्स रिवर्स नेगेटिव जाती हैं, कम होती हैं, तो डिमांड जो होगी आपकी प्रोडक्ट की प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देन आगे बात करते हैं एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और अदर थिंग्स बीन इक्वल। एजम्पशंस दैट मीन्स मान्यता है, या मान के चलना है, ये एज्यूम करके ही चलना है, तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सबसे पहली बात है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड नॉट बी चेंज, कि भाई आपका लॉ ऑफ डिमांड, जो आपका डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट जो भी होगा, या कीमत जो होगी किसी प्रोडक्ट की, लॉ ऑफ डिमांड उसी के लिए अप्लाई होगा अगर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की कीमत जो है आपकी चेंज नहीं होती है। शुड नॉट बी चेंज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड है या कम्प्लीमेंट्री गुड है, उससे रिलेटेड जो भी गुड्स होंगे उसकी कीमतें चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकंड केस है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ दैट ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज। कंज्यूमर का प्रेफरेंस और टेस्ट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है देयर शुड नॉट बी चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम पे भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कंज्यूमर की इनकम पे चेंज आएगा तो डिमांड उसकी इफेक्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, अगर आपकी इनकम कंज्यूमर की चेंज होती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है, अगर चेंज, नो चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होगा तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। इसका मतलब हो गया लॉ ऑफ डिमांड के लिए अप्लाई होने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनकम। ठीक है, सबसे पहली बात तो आया आपका प्राइस रिलेटेड गुड्स, देन उसके बाद कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देन इनकम, इनकम कहेंगे आई से कहो या वाई से कहो। देन देयर शुड बी अ रेशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का रेशनल बिहेवियर रेशनल होना चाहिए, ठीक है, तर्कवादी होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ शुड बी इक्वल। भाई इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। इनकम जो होगी पब्लिक वेल्थ जो होनी चाहिए इक्वल वे पे होनी चाहिए। अगर वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, गरीब ज़्यादा हो सकते हैं या अमीर कम हो सकते हैं, या अमीर कम होंगे, अमीर ज़्यादा हो गए गरीब कम होगा, तो उस केस में भी डिमांड और प्रोडक्ट की लॉ ऑफ डिमांड जो है अप्लाई करने में दिक्कत आएगी। देन गवर्नमेंट पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है तो लॉ ऑफ डिमांड कई बार चेंज हो जाता है, इफेक्ट करेगा। देन फाइनली देयर शुड बी नो चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की साइज में भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ही अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज होगा उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड में क्या करेगा, चेंज होते रहेगा। ठीक, आगे बात करेंगे हम, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने कहा कि जो लॉ ऑफ डिमांड है, इसी को देख के आप, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमांड, इसके बारे में हम ध्यान से देख लेते हैं एक बार। एक आपके सामने एक ग्राफ है, इस ग्राफ को थोड़ा अटेंटिवली देख लीजिए। सबसे पहली बात है कि प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, या हमने कहा एक कोई प्रोडक्ट है, हमारे केस के बन रहे ए बी सी डी ई कॉम्बिनेशन हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है इतने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 5 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ए से लेकर ई तक। अगर प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट मीन्स ये है प्राइस, प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट की कीमत एक केस पे 10 रुपये प्राइस है, तो क्वांटिटी कितनी आ रही है हमारे पास, 100 आ रही है। ठीक है, जैसे ही आपकी क्वांटिटी में या प्राइस में चेंज आएगा, ठीक, दैट मीन्स बी केस में देखिए, अगर बी केस को मैं उठाऊं तो बी केस में क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा ये चेंज आ रहा है बी केस में देखो प्राइस जो है 20 रुपये, क्योंकि 10 से 20 हो गई तो आपकी क्वांटिटी जो है 80 हो जा रही है। अब थोड़ी देर के लिए ये देख लीजिए कि दो केसों को एक साथ हम ज्वाइन करते हैं तो उस केस में अब लॉ ऑफ डिमांड अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। पहले के दो केस ए और बी के केस देख लेते हैं।
इतना अगर आप देख लेंगे तो इतने से आपका कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जैसे ही आपकी कीमत क्या हो जा रही है, प्राइस जो है डाउन जा रही है, जैसे कीमत आपकी 20 से 10 में उठ जाएगी तो कीमत है, हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर 20 रुपये थी हमारे प्रोडक्ट की कीमत तो आपकी डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड जो थी कितनी हो रही थी, 80 रुपये हो रही थी। ये बी कॉम्बिनेशन था। जैसे ही हम ए कॉम्बिनेशन में जाएंगे, ए कॉम्बिनेशन में कीमत 20 की 10 हो गई, दैट मीन्स कम हो जा रही है। तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी जा रही है, 100 हो जा रही है, ये बढ़ जा रही है। दैट मीन्स कीमतें जैसे ही डाउन होंगी उस केस में आपकी क्वांटिटी का डिमांड जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है। ठीक, आगे बात करेंगे हम। देखिए यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन, पहले वाले कॉम्बिनेशन में, ए कॉम्बिनेशन में 10 रुपीज, कीमत 10 रुपये है तो आपकी कॉमोडिटी कितनी हो रही है, 100 हो रही है। जैसे ही कॉम्बिनेशन बी हो रहा है, देखो कीमतें 20 हो रही हैं तो डिमांड जो हो रही है घट रही है, जो करीब 80 के करीब जा रही है। अब अगर आपकी कीमत 10 हो जाए, 30 हो जा रही है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड करीब 60 के करीब आ रही है। ऐसे ही जैसे ही 40 हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जा रही है, 40 के करीब आ जा रही है। और लास्टली अगर कीमतें 50 पहुंच जाएँ तो क्वांटिटी डिमांडेड करीब 20 पहुंच जा रहा है। ये आपके सामने पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, ए कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन, जो मैंने अभी लिखा आपने, ए बी सी डी ई, ये एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यही लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड किन किन चीज़ों में नहीं लगता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ पर अप्लाइड नहीं होता है। द गुड्स ऑफ नेसेसिटी, ऐसे गुड्स जो नेसेसिटी के लिए, जो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता, क्योंकि कंज्यूमर रेशनल होता है भाई, खाने की चीज़ों के लिए तो आप लॉ ऑफ डिमांड लगा नहीं सकते हैं। डिमांड अनअफेक्टेड इवन दो देयर प्राइस आर इंक्रीजिंग, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इनकी कीमत अगर बढ़ भी जाए तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, खासकर नेसेसिटी, ज़रूरत की चीज़ों को। सेकेंड आता है गिफन पैराडॉक्स। गिफन पैराडॉक्स जो है एक इकोनॉमिस्ट रहे सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द गिफन प्रोडक्ट, या गिफन प्रोडक्ट के बारे में पूछता है तो उस केस में भी आपको बता रहा हूँ कि गिफन पैराडॉक्स क्या कहता है कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ये उस केस पे है जो बहुत ही लो क्वालिटी, इन्फीरियर क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, उस केस पे उसका प्रोडक्शन या उसका डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे हम कहें गेहूं है जिसे हम वीट बोलते हैं, या हो सकता है ब्रेड हो सकता है, या नमक भी हो सकता है। नमक तो नेसेसिटी के केस में भी आ जाएगा। दैट मीन्स डिमांड ऑफ अ गिवन गुड्स वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस, दस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये डायरेक्टली रिलेशन में आता है, डायरेक्ट, इनवर्स रिलेशन नहीं है इसमें, याद रखना। गिफन के केस में गिफन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इन्फीरियर इन क्वालिटी, ये ध्यान रखिए, जो इन्फीरियर इन क्वालिटी होते हैं और हुज प्राइस हुज डिमांड इंक्रीजेज बाय देयर प्राइसेस। ठीक है, दीज आर गिफन गुड्स। और इसको सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था, जिसको गिफन पैराडॉक्स भी कहते हैं। अगला पॉइंट आता है कमोडिटीज ऑफ प्रेस्टीज और स्टेटस सिंबल। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्टेटस सिंबल या प्रेस्टीज लाइफस्टाइल को लेके है, जैसे लग्जीरियस आइटम्स जितने भी होंगे, लग्जीरियस आइटम्स जो होंगे उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे लग्जीरियस प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे उस केस पे अगर कीमतें या प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ रही हैं तो डिमांड भी उस केस में बढ़ेंगी। ये खासकर हाईली गोल्ड है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर है, या डायमंड ज्वेलरीज हैं, ये कार्स हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लग्जीरियस प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं, उन केस पे अप्लाई होता है। ठीक है,
अगला एक्सेप्शन है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस। कई बार क्या होता है फ्यूचर चेंज में अगर प्राइस में चेंज आता है तो उस केस में भी अगर हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ रहे हैं, देयर एक्सपेक्टेशन इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट increases and there the expectation further increases in its price, demand of such product will be increase। भाई हम ये मान के चल रहे हैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर अनियन है जिसे हम बोलते हैं प्याज, प्याज की कीमतें अभी आपका 40 चल रही हैं, हम ये एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं कुछ समय बाद ये अभी 100 होने वाला है, तो उस केस में क्या होगा, इसकी डिमांड भी जो होगी बढ़ जाएगी रियरली इस केस में। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर हम फ्यूचरिस्टिक सोच को लेके, फ्यूचरिस्टिक एक्सपेक्टेशन मान के चलने, विचार को मान के चलने कि भाई आने वाले समय में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। खासकर लैंड के केस में ये खासकर सबसे इम्पोर्टेंट है, लैंड एप्रिसिएशन होता है, तो कई बार प्रोडक्ट को अभी परचेज कर लेंगे, इस पे उस कीमत को बढ़ते रहती है, और उसकी चीज़ें जो हैं खासकर लैंड से रिलेटेड या कुछ और ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी कीमतें कभी घटती नहीं है, उस केस में भी ये क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन लॉ ऑफ डिमांड इस केस में एक्सेप्शनल केस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इग्नोरेंस। व्हेन कंज्यूमर बिहेव दैट हायर प्राइस विल हैव हायर क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्या होता है, इग्नोरेंस है, भाई अगर कीमत प्राइस हाई है तो डिमांड तो बढ़ेगी और हम ये मान के चलते हैं क्वालिटी जो होगी वो भी अच्छी रहेगी। उस केस में क्या होता है, ये लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो क्या होता है, काम नहीं करता है। इस केस में हम मान के चलेंगे इग्नोरेंस ऑफ दैट कंज्यूमर ये इग्नोरेंस मान के चलते हैं कि भाई कीमतें हाई है तो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, तो उस केस में क्या होता है, उस प्रोडक्ट की कीमतें या डिमांड दोनों बराबर बढ़ती हैं। ठीक है, फाइनली जो है इमरजेंसी के केस में लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कभी युद्ध हो गया, वॉर हो गया, अकाल पड़ गया, या कर्फ्यू लग गया, या लॉकडाउन लग गया, जिसे हम, उस केस में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं माना जाता है। ये ध्यान रखें, क्योंकि वो कोई भी प्रोडक्ट की शॉर्टेज पड़ सकती है, उस केस में ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम अगर होगा तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। गुड्स ऑफ नेसेसिटीज़, जो नेसेसिटी के गुड्स होंगे, गिफन पैराडॉक्स हैं, और प्रेस्टिजियस गुड्स और स्टेटस सिंबल वाले गुड्स हैं जो लग्जरियस प्रोडक्ट होते हैं, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को लेकर अगर प्राइस में चेंज आता है वो इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड इमरजेंसी। ठीक है, अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, मैं उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, चेंज इन द प्राइस ऑफ चेंज इन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स शुड बी इक्वल। जैसे ही आपकी कीमतें जो हैं, प्राइस जो है बढ़ेंगी तो डिमांड क्या होगी, घटेगी। अदर थिंग्स जो होनी चाहिए, अदर थिंग्स रिमेन सेम, अदर थिंग्स जो है सेम रहनी चाहिए। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशंस क्या है। एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। देखिए, एजम्पशंस में आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट है। एक तो प्राइस रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर का चेंज नहीं होना चाहिए, और इनकम ऑफ द प्रोडक्ट या इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं होना चाहिए, और देयर शुड बी रेशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर का रेशनल बिहेवियर होना चाहिए, अचानक उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आना चाहिए। इनकम एंड वेल्थ का भी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए, और पॉपुलेशन में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन की साइज़ में भी। ठीक है, ये आपके एजम्पशंस हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस जो हमने 6 पॉइंट पढ़े अभी थोड़ी देर पहले, ये जो 6 पॉइंट है, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, ये 6 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप दोबारा देख लीजिए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है भाई, डी इक्वल्स टू एफ इंटू पी एक्स। भाई आपके प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट
डिमांड इंडिविजुअल के केस में अलग रहेगा, मार्केट डिमांड के केस में अलग रहेगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड तो है ही है। डिमांड फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है एक ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये रहा आज का वीडियो। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि मैं उसको नोटिफाई करके आगे हम इस क्वेश्चन को आने वाली वीडियो में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।